हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित, चैनल का नाम है एडुपोर्ट और आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ मोस्ट अवेटेड मेरा मेडिकल का एक्सपीरियंस। मेडिकल में क्या क्या करवाते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, हमारे कौन कौन से टेस्ट हुए थे, उसके बाद आपको क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या वहाँ पे देखते हैं, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में कवर करके दूंगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन। पिछले वीडियोस में जब मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है जिनमें मैंने आपको कॉन्फ्रेंस तक का बताया है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कॉन्फ्रेंस के बाद आपसे बहुत सारे फॉर्म्स भराए जाते हैं, लेकिन वो इतने हैवी नहीं लगते क्योंकि आप जस्ट रेकमेंड हुए हो एंड जो खुशी होती है उस टाइम पे आप एक अलग ही लेवल पे होते हो। एंड अगले ही दिन से इलाहाबाद का मैं बता रहा हूँ, हमारा जो था वो मेडिकल की डेट हमको बता दी गई थी। कल से आपको मेडिकल के लिए जाना है, 7 बजे आपको बस लेके जाएगी, एमएच इलाहाबाद में ड्रॉप करेगी, फर्दर इंस्ट्रक्शन आपको वहाँ पे मिल जाए। 7 बजे बस आई, हम एमएच गए। एमएच में जाते ही रिपोर्टिंग शेड में 8 बजे के अराउंड असिस्टेंट आते हैं जो हमको पूरा प्रोसीजर कैरी आउट करते हैं, जो सुपरवाइज करते हैं। उन्होंने हमको स्टार्टिंग में फॉर्म्स दिए भरने के लिए। 4 फॉर्म्स थे जिनमें सारे रिकॉर्ड्स उन्हीं में जाते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट के फॉर्म्स थे, वो सारे भरने थे। तो फॉर्म भरवाने के बाद हमसे ब्लड सैंपल लिया जाता है, यूरिन सैंपल लिया जाता है और हमको वो पैथोलॉजी लैब में जाके सबमिट करना होता है, जिसकी रिपोर्ट बाद में ही आती है। उस दिन जैसे ही हमने सबमिट किया, इसके बाद हमको अर्जेंटली आईज़ के लिए बुला लिया गया था, आई चेकअप के लिए। हमारा आई चेकअप हुआ। आई में भी हमको कुछ मशीन्स थी, उनमें हमने आई चेकअप करवाया, बहुत सारी मशीन्स थी। उनके बाद फिर मैम ने खुद आके कुछ चेकअप्स किए, आगे मतलब कुछ पढ़ा वढ़ा के, कलर चेकअप, कलर परसेप्शन वगैरह सारे चेक हुए उसमें। आई के बाद हमको ले जाया गया। जैसे ही हम वापस आए तो उस दिन हमको एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कराना था। अब आई में हमको थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि आई में क्या होता है, जब आप आई चेकअप करा के निकलते हो तो आपका जो अंदर कॉर्निया होता है, जो आपका आई होती है, वो थोड़ी एक्सपेंड हो जाती है एंड उसकी वजह से लाइट बहुत ज़्यादा आपको हार्श लगती है। तो आपको कुछ आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं नॉर्मल फील कराने के लिए ताकि आप थोड़ा वहाँ पे बैठते हैं, आपको आई ड्रॉप में डाल के आँख बंद करके बैठना होता है, इसलिए हमको थोड़ा टाइम लग गया था आई वाले चेक के बाद। हम गए थे एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के लिए, उनका डिपार्टमेंट साथ में ही है। हमने एक्सरे कराया। एक्सरे में आपको जाके नॉर्मल आप लोअर पहन के रख सकते हैं जो आपने नीचे पहना है। ऊपर आपको टी शर्ट और मतलब आपने जो शर्ट पहनी है, टी शर्ट पहनी है, नीचे वेस्ट पहना है, वो आपको सब निकालना पड़ता है, हाथ से आपको निकालना पड़ता है, घड़ियाँ वगैरह। उसके बाद आपके सिर्फ चेस्ट का एक्सरे होता है, आपको इस पोजीशन में खड़ा कर दिया जाता है। पीछे से आपके वो मशीन होती है, आगे कुछ मेटल का लगा होता है एंड उससे आपका एक्सरे देखा जाता है। बेसिकली उसमें चेस्ट चेक करते हैं, मेन होता है स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, वो चेक किया जाता है। इसके बाद हमको उसी दिन अल्ट्रासाउंड कराना था, लेकिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, तो अल्ट्रासाउंड हमारा उस दिन के लिए पोस्टपोन होकर अगले दिन पर चला गया था। तो पहले दिन हमारा एक्सरे पे ख़त्म हुआ। हमने बस वाले जो कंडक्टर भैया थे उनको कॉल किया एंड बुलाया, बस से फिर जाके हम वापस बैठ गए। अब क्योंकि मैंने कहा था बहुत सारे फॉर्म्स भरवाने होते हैं, तो कॉन्फ्रेंस वाले दिन फॉर्म कंप्लीट नहीं हुए थे पूरे हमारे। तो हमने मेडिकल वाला जो पहला दिन था उस दिन आके बैठे एंड वो फॉर्म भरते गए एंड उसमें भी आप सोच सकते हो कि शाम हो गई थी हमको फॉर्म भरते भरते। तो फॉर्म्स बहुत सारे भरवाए जाते हैं, उसकी बिल्कुल आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। आगे बात आती है डे 2 ऑफ मेडिकल। हम जब अगले दिन गए तो हमारा स्टार्ट हुआ था अल्ट्रासाउंड से ही। अल्ट्रासाउंड के लिए बोला जाता है कि पेट भर भर के पानी पी लीजिए, जब तक आप अंदर से फटने वाले ना हो इतना पानी पी लीजिए। वो इसलिए होता है ताकि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो फुल रहे और एक्सरे की रिपोर्ट थोड़ी अच्छी आए, क्लियर रिजल्ट आ जाए। तो एक्सरे में एक्सरे नहीं, अल्ट्रासाउंड में, तो अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में भी आपको बस वेट करना पड़ता है बाहर थोड़ा। वेट तो आपको पूरे एसएसबी में, पूरे इसमें मेडिकल में करना ही पड़ेगा, आपको थोड़े पेशेंट रहना पड़ेगा। फिर आपको अल्ट्रासाउंड में बेसिक पूरा अंदर का स्ट्रक्चर चेक करते हैं कि किडनीज़ वगैरह जो है, लिवर जो है वो सब जगह पे है नहीं, पैनक्रियाज वगैरह, इंटेस्टाइन्स कुछ में कहीं कुछ स्वेलिंग वगैरह नहीं है, कोई डिफॉर्मेलिटी वगैरह नहीं है, वो सब चेक किया जाता है। पथरी वगैरह जिसको बोलते हैं उसकी भी इसी में पता चलता है। तो ये सब चेक किया जाता है, उसका थोड़ा अच्छा खासा प्रोसीजर होता है। रिलैक्सिंग प्रोसीजर है, आपको जाके लेटना है, जो करेगा वो वहाँ पे जो डॉक्टर होगा वो करेगा। तो यूएसजी मतलब जिसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, उस वो होने के बाद हमको ले जाया गया डेंटल के लिए। डेंटल में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके दांत सही सलामत है तो। टेढ़े मेढ़े हैं, कुछ ऐसे वैसे हैं, उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस ज़्यादा ख़राब हालत में नहीं होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। 32 नंबर ऑफ़ टीथ होते हैं एंड आपको अराउंड कुछ 28 25 ऐसा कुछ पर्टिकुलर नंबर होता है। मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता क्योंकि मुझे क्लियर कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अराउंड 30 या 28 दांत हैं तो भी आपको उसमें क्लियर कर दिया जाता है। डेंटल में ज़्यादा रिजेक्शन मिलता ही नहीं है, मैं तो कहूँगा रिजेक्शन ही नहीं मिलता उसमें, तो टीआर नहीं मिलता है। एंड डेंटल इज़ वेरी इजी, वो हमारा सबका अच्छा हो गया था। डेंटल के बाद हमको उस दिन और कुछ नहीं हो पाया तो हमको उसी दिन डेंटल के साथ ही हमको वापस दिन हमने डे 3 पे आके रिपोर्ट किया
तो हमारा स्टार्ट हुआ था ENT हमारा उस दिन होना था, और ENT के साथ हमारा वैसे तो सर्जिकल भी हम उस दिन सोच रहे थे अगर हो जाए तो, लेकिन सर्जिकल उस दिन नहीं हो पाया था। तो उस दिन सबसे पहले हम गए ENT के लिए, जहाँ पे हमारा ईयर, नोज़ एंड थ्रोट चेक हुआ था। तो जाके पहले हमको बैठना पड़ा, वेट करना पड़ा, फिर एक एक करके हमको अंदर बुलाया गया 5-5 के ग्रुप में। वहाँ पे सबसे पहले एक सिंगल डॉक्टर रहते हैं, वो आपकी थ्रोट चेक करते हैं मुंह खुलवा के। फिर मतलब कुछ मशीन्स नहीं होते, वो बस डायरेक्टली खुद देखते हैं, ईयर्स चेक करते हैं कि अंदर कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, कोई ईयर ड्रम जिसको बोलते हैं वो डैमेज तो नहीं है। बाकी जो नॉर्मल वैक्स वाली प्रॉब्लम होती है वो उसमें वो TR नहीं देती, क्योंकि वो नॉर्मली क्लियर हो जाता है, उसको आप साफ़ करवा सकते हैं कहीं से भी, तो वैक्स वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ईयर के बाद नोज़ चेक किया जाता है। नोज़ में जो कॉमन प्रॉब्लम बहुत लोगों को आती है वो होती है DNS की, डेविएटेड नेजल सेप्टम जिसको बोलते हैं, मतलब नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाना। तो उसमें भी TR मिल जाता है, लेकिन वो बहुत ही कंसिडरेबल है, बहुत ही इजीली ट्रीटेबल है, तो उसका भी ट्रीटमेंट आराम से है एंड वो TR आराम से क्लियर हो जाता है, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं। नोज़ चेक हो जाती है, ईयर चेक हो जाता है, थ्रोट चेक हो जाता है। इसके बाद एक जो कान का टेस्ट होता है वो ये कि मान लीजिए ये एक रूम है, तो रूम की एक साइड आपको खड़ा कर दिया जाता है फेसिंग द वॉल, आप दीवार की तरफ फेस करके खड़े होते हैं, एंड आपके पीछे की तरफ जो डॉक्टर है वो खड़ा होगा। अब आपके साइड में एक असिस्टेंट होगा डॉक्टर का, जो एक विजिटिंग कार्ड, नॉर्मल कार्ड होता है विजिटिंग कार्ड टाइप, वैसा कुछ कार्ड पेपर का बना हुआ आपके कान पे रखेगा एंड उस पर कुछ मूवमेंट करेगा अपनी फिंगर से। मान लीजिए ये कार्ड है, इसको आपके ईयर पे रखा जाता है एंड इस पे अपने हाथ से वो मूवमेंट करता है ताकि आपके एक कान में डिस्टर्बेंस पैदा हो। उसी टाइम पे पीछे जो डॉक्टर खड़ा है वो कुछ नंबर्स बोलता है, वो नंबर आपको सुन के लाउड वॉइस में रिपीट करने होते हैं। मान लीजिए आपका इस कान में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आपको इस कान से सुन के, इस कान का चेक है, अगर इस कान पे डिस्टर्बेंस हो रही है मतलब ये कान चेक किया जा रहा है, तो वो नंबर आपको रिपीट करने होते हैं। अब जो डॉक्टर नंबर बोलता है उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे स्टार्टिंग में बोलेगा थोड़ा हाई नोट पे 78, 49, 61, अब धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और वो विस्पर करना शुरू कर देता है कि बंदा कितनी लो लिमिट तक सुन पा रहा है। जैसे 78, 69, 42 ऐसे करके वो नीचे आता जाता है लो वॉइस में। दोनों कान कैसे चेक होता है, फिर आपको ये सब करके बाहर बैठा दिया जाता है। इसमें जो ये बोलने वाला था, नंबर बोलने वाला, इसमें 2-3 मिस्टेक, 4 मिस्टेक कॉमन है, इस पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं तो शायद आपको इस चीज़ का प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 3-4 मिस्टेक तक आपको क्लियर कर दिया जाता है आराम से। ENT के बाद जैसे ही हमारा ईयर नोज थ्रोट का हो गया तो हमारा मेडिकल हुआ। मेडिकल में मेडिकल इन द सेंस की जो बेसिक फिजिकल देखा जाता है उसमें हुआ। तो सबसे पहले हमको एक डिस्टेंस पे खड़ा कर दिया गया था और डॉक्टर थोड़ा दूसरे कॉर्नर में बैठे हुए थे एंड हमको वहाँ से हाथ दोनों ऐसे सामने करके चलते हुए आना था। तो बेसिक वो देखते हैं कि कुछ ऐसा क्लियर डिफॉर्मेलिटी तो नहीं दिख रही है कोई। वहाँ पे कपड़े वगैरह कुछ नहीं उतरवाते, नॉर्मल आप जो ड्रेस में जाते हो उसी में आपको ऐसे करके चल के जाना होता है। इसके बाद जैसे ही आप वहाँ पे लाइन में जाकर आगे खड़े होते हो तो आपकी बेसिक चीज़ें चेक की जाती हैं। आपको बोला जाएगा कि एक साइड ऐसे करके देखिए एंड डॉक्टर आके आपकी हार्ट बीट एंड कुछ कुछ चेक करता है, कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा साउंड्स तो नहीं आ रहे हैं, वो नॉर्मल चीज़ों को चेक करता है। इसके बाद आपका BP होता है, आपकी हाइट चेक की जाती है, आपका वेट चेक किया जाता है, आपका BMI देखा जाता है। उनके पास एक पर्टिकुलर चार्ट होता है जिसके हिसाब से वो अंडर वेट या ओवर वेट का असाइनमेंट देते हैं कि अगर आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कम है या ज़्यादा है, उस हिसाब से आप अंडर वेट हो, ओवर वेट हो, तो वो आपको बता दिया जाता है। उसका आपको TR मिलता है जो कि बहुत आसानी से ट्रीट हो जाता है। उसमें तो आपको ज़्यादा मेहनत वाली बात नहीं होती। तो नॉर्मल चेकअप होता है, BP चेक किया जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई तो नहीं है वो होता है। तो ये था मेडिकल के अंदर मेडिकल। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ Day 3 ENT और मेडिकल। इसके बाद अगले दिन जब हम आए तो वैसे तो हमारा सर्जिकल Day 3 पे ही हो जाना था, लेकिन उस दिन क्योंकि OPD डे था तो उस दिन सर्जिकल होना ईजी अवेलेबल नहीं था, तो हमको अगले दिन बुलाया गया सर्जिकल के लिए। Day 4 यानी 24 को हमने रिपोर्ट किया सर्जिकल के लिए। हम डायरेक्टली थोड़ी देर रुक के सर्जिकल के लिए गए, डॉक्टर वहाँ पे आए, हमको वहाँ पे सारे चेकअप के लिए हम एक रूम में भेजा गया एंड बोला गया कि सिर्फ अंडरवियर छोड़ के बाकी सब आपको निकालना है एंड हम वहाँ पे रेडी थे, ओनली ना अंडरवियर्स। फिर उसके बाद हमको एक हॉल टाइप में, कॉरिडोर टाइप में ले जाके लाइन में खड़ा कर दिया गया एंड नॉर्मल जो चेकअप होता है वो सबके सामने किया गया। जैसे कि सबसे पहले आपको कुछ बोला जाए तो जैसे आपके नोकनीस चेक होते हैं, आपको खड़ा होना होता है, वो आपके नोकनीस चेक करेगा। उसके बाद आपको एक हाथ आपके आगे करा के देखता है कि आपके हाथ में ज़्यादा एंगल तो नहीं है, एल्बो एंगल वाला जो होता है। इसके बाद एक बेसिक होता है, वो आपको फिंगर्स ऐसे सामने फेस करके ऐसे बोलेगा कि आपको इसको ये करना है। तो इसमें आपका देखा जाता है, बेसिक इसको ट्रिगरिंग बोलते हैं। तो देखा जाता है कि आपके सारे जो ये हैं जॉइंट्स ये मूव हो रहे हैं या फिर इनमें कुछ दिक्कत आ रही है। इसके बाद एक होता है कि आपको बोलेगा पीछे घूम के आपको अपनी टोज़ के ऊपर होना है, मतलब खुद को स्ट्रेच करना है, अपनी टोज़ के ऊपर खड़े होना है।
तो उसमें क्या होता है, देखा जाता है कि आपकी जो काफ मसल्स हैं उसमें काफ मसल्स में कुछ नसें तो नहीं दिख रही है, वहाँ पे कुछ क्या होता है कई बार वीन्स का एक नेट बन जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। बेसिकली वो सर्जरी से रिमूव हो जाता है, लेकिन वो नहीं बनना चाहिए। इसके बाद हमारा जो बाहर खड़े खड़े चेक हो वो नॉर्मल पूरी बॉडी तो देख ही लेता है, क्योंकि सिर्फ अंडरवियर होता है। तो स्किन की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी वो देखता है कि स्किन की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बेसिक डिफॉर्मेलिटी अगर कुछ दिख रही है, जैसे अंगूठे वगैरह टेढ़ा होना, पैर में कुछ और डिफॉर्मेलिटी होना, कुछ कोई हड्डी वगैरह टेढ़ी होना, वो सब दिख जाता है। एंड बाकी जो एक्सरे वगैरह की रिपोर्ट आती है वो भी चेक करके उसका चेक करके बताता है कि अगर कुछ हड्डियों में अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो। इसके बाद एक एक करके पहले वो ये सब करने से पहले वो आपकी फेस चेक करेगा। आपको एक एक करके बुलाते हैं, एंड जो आपने स्टार्टिंग में डे 1 पे फॉर्म भरा होता है उसके टाइम पे आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखे जाते हैं। ये मैं आपको बताना भूल गया था। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखे जाते हैं, एक डॉक्टर आता है वो आपको बुलाएगा एक करके, एंड आपकी बॉडी पे आइडेंटिफिकेशन मार्क वो बताएगा। आपको बताना है कि सर ये एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है, ये एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है, एंड फिर वो उसको अपनी लैंग्वेज में लिखता है जो कि डॉक्टर्स को समझ में आती है। हम खुद नहीं लिख सकते, वो खुद आके वो लिखेगा एंड स्टैंप लगाता है, उस पर साइन करता है। तभी वो आगे जब सर्जन के पास जाते हो आप, तो वो मेडिकल में देखता है कि आपके फ़ोटो से फेस मैच कर रहा है या नहीं, एंड फिर आपका वो आगे का सर्जिकल स्टार्ट होता है। तो बेसिक जब बाहर का हो जाता है फिर वो एक एक करके सबको अंदर बुलाता है, एंड ही आस्क यू टू रिमूव योर अंडरवेयर टू। फिर वो आपके कुछ प्राइवेट पार्ट्स में नॉर्मल चेकअप होते हैं, हाइड्रोसील वगैरह का, अगर आपका सब परफेक्ट है। बेसिक हर जगह पे ये बोला जाता है कि अगर डॉक्टर किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है तो हो सकता है आपके वहाँ पे कुछ डिफॉर्मेलिटी हो। सेम गोज़ फॉर ENT, अगर वो आपको नोज सिर्फ नॉर्मल टॉर्च मार के चेक कर रहा है तो शायद कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो आपके कुछ रोड वगैरह लगा के खोल के उसको अच्छे से डीपली जाके चेक कर रहा है तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेम सर्जिकल में है, अगर वो नॉर्मल डिस्टेंस से रह के चेक कर रहा है, उसको कुछ दिक्कत नहीं लग रही है तो आपको क्लियर कर देगा, लेकिन अगर उसको लगता है कुछ दिक्कत है तो वो खुद आके चेक करेगा हाथ लगा के, तो उसमें शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इतना करवा के वो आपको आगे से पीछे से देखता है, एंड देन ही आस्क्स यू टू गो। फिर आप वहाँ से कपड़े पहन के बाहर जाते हैं। जब सब सारे आ जाते हैं तो आपको फिर जाके रिपोर्टिंग शेड में बैठना होता है। वहाँ पे फिर से आपको जो फॉर्म्स भरवाए जाते हैं कि अगर किसी को TR मिला है तो उसको 2-3 फॉर्म मिलते हैं। एक MRO का फॉर्म होते हैं, MRO के 3 फॉर्म होते हैं, वो आपको भरने पड़ते हैं। इसके अलावा 2 अलग अलग टाइप के फॉर्म होते हैं, उसकी भी 2-3 कॉपी आपको भरनी पड़ती हैं, जिसमें आप खुद डिक्लेयर करते हैं कि हाँ मैं चेस्ट नंबर ये, नेम ये, मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में TR मिला है, ऐसा वैसा वो आप सबको भरना होता है। एंड फिर जैसे ही ये सारा भर जाता है, इससे पहले आपको बता दिया जाता है, उसको कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। आपको बता दिया जाता है कि ये आपको इस पर्टिकुलर चीज़ में TR मिला है, एंड फिर उन्हीं फॉर्म्स में आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप आगे कहाँ पे रिपोर्ट करोगे AMB के लिए। जो आपका SSB के बाद जो मेडिकल होता है उसको SMB बोलते हैं, स्पेशल मेडिकल बोर्ड, एंड जो TR मिलता है उसको आप ठीक कराने के लिए जहाँ जाते हैं उसको AMB बोलते हैं, अपील मेडिकल बोर्ड। अगर अपील मेडिकल बोर्ड में भी कोई फिट नहीं होता तो वो रिव्यू मेडिकल बोर्ड RMB के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन रिव्यू मेडिकल बोर्ड आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कुछ कैंडिडेट्स को मिलते हैं, वो जो लकी कैंडिडेट्स हो जाते हैं कभी कभी, उन्हीं को मिलते हैं। बाकी अगर मैं यहाँ तक के मेडिकल प्रोसीजर की बात करूँ तो हो सकता है आपका 3 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 2 दिन में ख़त्म हो जाए, डिपेंड करता है कि डॉक्टर्स अवेलेबल हैं या नहीं MH में, जहाँ पे भी आप मेडिकल करवा रहे हो। कई बार मैंने देखा है कि सैटरडे संडे क्योंकि ऑफ रहता है तो कई बार लोगों को 7-8 दिन भी लग जाते हैं वहाँ पे मेडिकल करवाने में। तो बेसिक आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है, लेकिन क्योंकि आप रिकमेंडेड हो चुके हो तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, आप सोचते हो चलो कोई नहीं, इतना तो टाइम दे ही सकते हैं। तो ये था मेडिकल से रिलेटेड मेरा जो एक्सपीरियंस था। अब इसके कोई भी डाउट जैसे मैंने कहा आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए, एंड आगे और जो अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं उनके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए एंड कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। पसंद आ गया हो वीडियो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल हो सकता है। टिल देन, जय हिंद।